पाक के अंदर हुकूमत की तश्कील के अंदर एक और अहम पार्टनर जिसके बारे में बात की थी शहबाज शरीफ साहब ने, यानी कि MQM, उनके साथ गुफ्तगू का सिलसिला कहां तक पहुंचा है। और खास तौर पे कल जो सिंध असेंबली के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब भी होने जा रहा है, वो भी टोन सेट करेगा MQM की हुकूमत के हवाले से, जो जहन उनका इस मामले में सामने आएगा। प्रोग्राम के हिस्से में इस पर बात करें, लेकिन क्विकली अगर हम देखें कि MQM के अब तक के मुतालबात हैं क्या। मुतालबा नंबर 1 है जो उनका है इस पूरे मामले में, वो है कि NFC से रकम सूबों की बजाय मुकामी हुकूमतों को बराह रास्त मुंतकिल की जाए। मुतालबा नंबर 2, मुकामी हुकूमतों का तसलसल हो और जिस सूबे में ऐसा ना हो वहां आम इंतखाबात रोके जाएं। मुतालबा नंबर 3, कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद को यकीनी बनाए। मुतालबा नंबर 4, गवर्नर सिंध और 5 विफाकी वजारतें MQM को देने का मुतालबा भी किया है। ये तो मामले हैं इनके विफाक के अंदर जहां गुफ्तगू हो रही है, कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद के बीच में ये पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय हो रहा है। दूसरा मामला जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ सिंध के अंदर है। कल स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है कि बिला मुकाबला उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो सैयद अवैस शाह साहब हैं जो स्पीकर के लिए, और नवीद एंथनी साहब डिप्टी स्पीकर के लिए, वो मुंतखब हो जाएं। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि शायद अभी ऐसा नामुमकिन हो पाए, क्योंकि MQM ने सोफिया शाह साहिबा को अपना स्पीकर का कैंडिडेट और एडवोकेट राशिद खान साहब को डिप्टी स्पीकर का कैंडिडेट नामजद कर दिया है। तो विफाक और सिंध के अंदर डिफरेंट इस वक्त जो पावर शेयरिंग फॉर्मूला है उस हवाले से बात करेंगे। फारूक सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फारूक साहब अभी ज्वाइन करने के लिए। आई नो यूर ऑन द गो। आपने मुझे बताया कि आप इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, उसके बीच में फिर इस वक्त सफर में हैं। सूरत हाल क्या है, क्योंकि अभी जो हम नंबर गेम देख रहे हैं उसमें अगर देखें तो जो 169 अरकान की हिमायत है उसमें 185 की नंबर गेम तो नून लीग और उसके अलावा पीपल्स पार्टी की मिलकर पूरी हो जाए इवेंचुअली। सो MQM की अभी भी जो उनके साथ इंतखाब से पहले कमिटमेंट्स थी वो अभी भी हैं नून लीग की। हमने तो कल दो हमारी स्पेल हुए ना मुज़ाकरात किए, जो दो दौरानिए मतलब दो नशिस्तें हुई, एक शहबाज शरीफ साहब के साथ और एक उनकी टीम के साथ ना, तो उसमें हमने देखी यही बात वाज़ेह की कि हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है कि हम ऑपोजिशन में जाकर बैठे। शायद हमारी सियासत को उससे तक़वियत ही मिलेगी, उससे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि हम PDM-1 की हुकूमत में जब शामिल हुए थे और PTI को उस वक्त हमने छोड़ा था, और जिस तरह हमारे साथ वोटों की अहमियत बनी थी, तो वो जो 16 माह की हुकूमत थी PDM की, उसमें जो विजन होना चाहिए था और जो मुश्किलात और जिस बहरान में मुल्क था उसमें कामयाबी नहीं हुई मुल्क को उस बहरान से बाहर निकालने की। और फिर जो जमानत दी थी शहबाज शरीफ साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान ने कि वो आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जरिए से सिंध में जो हमारा माहिदा उन्होंने करा दिया था एक वर्किंग रिलेशनशिप का, तो उनकी तमाम शिकों पर अमल होगा, उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो अखलाकी तौर पर तो हम जहाँ खड़े हैं तो हमारे लिए तो एक मुश्किल ही फैसला है कि हम हुकूमत इन हालात में हुकूमत में जाके वजारतें लेकर इख्तदार में ये जो जगह जगह कांटे बिछे हुए हैं, ये तो कांटों की सेज है ना। ठीक है। तो लेकिन अगर विजन क्लियर है PMLN का, जो कि हम शुरू से कह रहे हैं कि भाई आप अपनी जिम्मेदारियों को नीचे तक ले जाएं, तकसीम करें और इख्तियारात भी नीचे दें, ताकि जब इख्तियारात के साथ जिम्मेदारियां तकसीम होगी NFC से बराह रास्त सूबों को नहीं बल्कि बराह रास्त 130 अजला शहरों को, उनके मेयर हजरात और काउंसिल को, जब ये तो मैंने फारूक साहब शुरू में बता दिया कि आपके मुतालबात में से ये है, लेकिन मेरा सवाल फिर भी वही, विजन क्लियर है क्या PMLN आपके साथ? अभी भी लगता है कि आपकी उन्हें जरूरत है 4 से 5 जो वजारतों की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ हमने कल पूरा दिन लाहौर में रुक के इसी बात को सेट किया, उनकी रीडिंग की कि वो अंदर से क्या चाहते हैं जी। और जब ठोक बजा के हमने महसूस कर लिया कि नहीं, हम उनके बार बार का ये दावत है कि आप हमारे फितरी इत्तेहादी हैं, आप हमारे अहम तरीन इत्तेहादी हैं, तो हमने ये भी जमानत उनसे ली गोया कि देखें पीपल्स पार्टी और उनका माहिदा चूंकि पहले हुआ है और वो हुकूमत में बरह रास्त नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ आईनी ओहदों की तकसीम तक अपनी शराकत दे रहे हैं, बाकी हुकूमत चलाने के लिए अपनी जो है वो ताउन का ऐलान कर रहे हैं। तो उसमें उनके किसी दिए हुए डिक्टेशन में वो हमारे और PMLN के ताल्लुकात पर असरअंदाज ना, और हमारा मायदा ऐसा हो कि उनकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की मदद से भी चलेगी और हमारे 17 वोट भी उनकी कानून साजी फिर आईनी तरामीम या जो भी कुछ होगा, अगर उसके लिए 2 तिहाई हम बना लेते हैं कोई एक मुश्तरका तौर पे और
باقی جماعتوں سے بات کر کے جس کے لیے انہوں نے ایگری کیا ہے کہ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ دو اصلاحات ناگزیر ہیں، اس کے لیے صرف اختیاری نیچے نہیں دینا آرٹیکل 140۔ تو سر سوال وہ ہے کہ کیا وہ الیکشن سے پہلے والی اپنی کمٹمنٹس پہ برقرار ہیں؟ آپ وفاقی کابینہ کا حصہ ہوں گے؟ کل ان کی طرف سے یہ عندیہ بالآخر ملا، اور کل ہم یہ اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنے میں کامیاب ہوئے کہ ان کی جو ہے وہ ہمیں اسینشل سمجھتے ہیں، ہمیں اپنا لازمی وہ سمجھتے ہیں۔ تو سر پھر 4 سے 5 وزارتیں جو ہیں وفاق کے اندر وہ ایم کیو ایم کے، کیا یہ باتیں بھی طے ہو گئی؟ ٹسوری صاحب ایز اے گورنر کنٹینیو کر رہے ہیں سندھ میں؟ ہم نے اپنی باٹم لائن انہیں دی ہے، وزارتوں کے حوالے سے نہیں، گورنرشپ کے حوالے سے، کہ اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور پی ایم ایل این کے کوٹے میں جو گورنرشپ انہوں نے پیپلز پارٹی کے سامنے رکھی وہ سندھ کی رکھی ہے، اور ظاہر وہ نیچرلی ایزیومڈ ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے حصے میں ہی آئے گی۔ میں نے پیپلز پارٹی کے اکثر رہنماؤں کو بھی انٹرویو دیتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں، پی ایم ایل این اپنے پاس رکھے، کسی کو بھی دے، اور ظاہر ہے کہ وہ جب ہمارا اور پی ایم ایل این کا جب بات چیت چل رہی ہے تو وہ ایم کیو ایم کے پاس ہی آئے گی، اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ غالب گمان ہی نہیں بلکہ پورے یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ پھر انشاءاللہ کامران ٹسوری بھائی ہی ایم کیو ایم کے جو ہے نا وہ حتمی امیدوار ہیں، اور حتمی گورنر کے نامزد کردہ امیدوار ہوں گے ایم کیو ایم کے۔